हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हैं और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने वीडियो री एग्ज़ाम के लिए UP-SSC वीडियो टारगेट सीरीज लॉन्च की है, जिसका टाइटल है सिलेक्शन खुद से। मैं इसमें डेली आपको टास्क देता हूं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। 30 दिन तक ये सीरीज चलने वाली है। 21 दिन इस सीरीज के कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट के 9 दिन बचे हैं आपको। 9 दिन में भी मैं आपको टास्क दूंगा, बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है आपको। वो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छे से बिल्ड हो जाए। ठीक, आपने देखा होगा कि 21 दिन में आपने क्या क्या नया पढ़ा या क्या क्या आपने नया सीखा। 21 दिन पहले कहाँ से चले थे और 21 दिन बाद आप कहाँ आ गए। ठीक, जून का महीना चालू हो गया है, 1 जून हो गई है। 25-26 दिन आपके पास मुश्किल से बचे हैं। टास्क देने से पहले मैं आपको डेली कुछ ना कुछ बताता हूँ। मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि यार आप इधर उधर भी भटक रहे होंगे, तो आप 25-26 दिन कहीं भी आपको कुछ भी करने की, नया करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पढ़ते आए हैं वैसे पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। 25-26 दिन बाद आप सारे काम पेंडिंग कर लो। 25-26 दिन बाद सारे काम आप कर लेना, ठीक है ना। 25 दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लो, कहीं भी बंद कर लो, लाइब्रेरी में बंद कर लो। लेकिन 25 दिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा किताबों के साथ लग सकते हो लग जाओ। मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब अभी के लिए 25-26 दिन ना ही यूज करो यार, तो मैं सही है। अगर यूज भी कर रहे हो तो पढ़ने के लिए कर रहे हो तो ठीक है। अगर इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो तो यार, क्योंकि हम 5 मिनट कि 5 मिनट ये देख लूँ, कब 1 घंटा 1.5 घंटा आपका ख़राब होने वाला है वो पता भी नहीं चलता। और ये 25 दिन आपकी लाइफ में ना कभी लौट के आने वाले। ठीक, अच्छे से मेहनत करें। 21 दिन का टास्क मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ 22वें दिन आपको क्या पढ़ना है, क्या टास्क पूरा करना है। ठीक, मेहनत करो यार। 25 दिन नहीं है, बस 25 दिन में जितनी मेहनत कर लोगे उतने नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, ज्योग्राफी चल रही है। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है आज भारत के बंदरगाह। मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। भारत के बंदरगाह, कितने बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह कहाँ है, भारत में कितने बंदरगाह, ठीक है ना। ज्योग्राफी में सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में पढ़ना है आपको पासा। पासे में वो बहुत आता है कि इसके विपरीत में ये फलक है, इसके विपरीत में ये फलक है, तो कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। एक आकृति दे दी जाएगी, 4 आंसर दे दिए जाएंगे ऑप्शन। उसमें आपको बताना है कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। तो वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको पासा का देखने को मिलेगा। हिंदी की बात करूं, हिंदी में लास्ट टॉपिक बचा है। लास्ट टॉपिक तो नहीं कह सकते अभी भी यार, रस छंद अलंकार बचे हैं। लास्ट टाइम नहीं पूछे गए थे रस छंद, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। तो वो भी बचा है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, दो चीज़ें बची हैं। तो मैंने पहले हिंदी साहित्य का इतिहास उठाया, जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, जो मैं कमेंट पढ़ रहा था कि हिंदी साहित्य का बताइए कैसे पढ़ना, कहाँ पढ़ना। अगर हिंदी साहित्य की बात करूँ, 3 भागों में डिवाइड किया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक, आदिकाल के बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व मध्य और उत्तर मध्य, और फिर आधुनिक काल। सबसे पहली बात तो सारी रचना, सारी कविता, सारी उपन्यास, किसने क्या लिखा, किसने कौन सा दोहा लिखा, किसने क्या लिखा, ये ना तो किसी को याद हुए ना आपको याद होने वाले। मैक्सिमम से मैक्सिमम याद कर लेना। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो तो याद करने हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर पेपर के आपको देखने को मिले हैं। आप जो भी किताब पढ़ते होंगे उसमें एक MCQ का भी ऑप्शन, MCQ होते हैं हर चैप्टर के बाद। तो जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो आपको याद करने हैं, बड़े अच्छे से याद करने हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के आपको अच्छे से याद करने हैं। और ये जो कि प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, इस काल के प्रथम कवि और इस काल की प्रथम रचना, ये प्रथम तो आपको याद करना ही है। मैक्सिमम से मैक्सिमम याद कर लेना और प्रीवियस ईयर वाले सारे याद करने हैं। ठीक, इतना साहित्य में काफ़ी है, सफिशिएंट है। अगर पढ़ी रचना आ गई तो आपका नंबर बन जाता है। पढ़ी लिखी रचना नहीं आई तो वैसे अगर ना भी आए तो ऑप्शन देख के काफ़ी हद तक आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि इसने ये लिखा था। ठीक,
तो आज आपको हिंदी साहित्य में मैंने दो दिन में डिवाइड कर दिया। आज आपको पढ़ना है आदिकाल और प्लस मध्यकाल। ये दोनों काल आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इनकी रचना जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम याद कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी करनी है, सारी तो किसी को याद होंगी भी नहीं ना मेरे को। मैंने भी इतना नहीं पढ़ा था साहित्य का जितना आप परेशान हो रहे हैं। मैंने बस इम्पोर्टेंट देख लिया था, और जो प्रीवियस ईयर थे मैंने वो देख लिए थे कि किसने क्या लिखा है, तो वही सारे फंस गए थे, वही रिपीट होते हैं। तो आप वही देखना कि आप आदिकाल में और मध्यकाल में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो अच्छे से आपको याद करने। ठीक, इकोनॉमिक्स की बहुत आ रही है क्वेरी। पहली बात तो यार इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आने का है नहीं। आप इतना टाइम वेस्ट करें इकोनॉमिक्स में। फिर भी मैंने 3-4 टॉपिक रख दिए। मैंने एक पीडीएफ सेंड की थी, क्योंकि हर 7वें दिन मैं क्या करता हूँ, करंट की पीडीएफ आपको पढ़ने को बोलता हूँ, प्लस स्पेशल जो यूपी स्पेशल की पीडीएफ मैंने सेंड की है, शेयर किया, मैं उसको पढ़ने को बोलता हूँ। तो यूपी स्पेशल की में ही यूपी का अर्थशास्त्र, यूपी का सारा आर्थिक स्थिति सारा उसमें दिया हुआ है। तो यूपी का तो वहाँ से पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा, वो सीधा सीधा क्या बोलेगा, वो बजट में आपको रुपए पूछ लेगा कि इस स्कीम के लिए कितना बजट की पेशकश की गई है या अनुमानित है, कितना बजट की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि कोई योजना हुई उसके लिए कितना बजट है, ठीक है ना। तो बजट वाले तो क्वेश्चन वो उसमें से आएगा, वो धनराशि वाला आएगा। तो यूपी की जो बजट है, यूपी की जो अर्थशास्त्र है, वो आपको पीडीएफ मैंने स्पेशल यूपी स्पेशल करके शेयर करी हुई है, उसमें से पढ़ना है। और 3-4 टॉपिक हैं अर्थशास्त्र के, वो आप एक बार देख लेना तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आज आपको देखना है इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का परिचय, बेसिक इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ये आपको देखना है। ठीक, तो आपको जीएस में भारत के बंदरगाह, रीजनिंग में पासा, हिंदी में आदिकाल और मध्यकाल अच्छे से करना जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए, और इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का परिचय, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं लिंक और नोट्स डिस्क्रिप्शन में, अब मैं लिंक और नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपने पे अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ें, रिवीजन करें, और मैं तो यही बोलूँगा यार 25 दिन जितना यूटिलाइज कर सकते हो कर लो। ठीक, मैं इसलिए डेली यहाँ आता हूँ कि आपको कुछ अच्छी मोटिवेशन दे सकूँ, कुछ पॉजिटिविटी दे सकूँ। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, हो सके नर्वसनेस, डर भी लगे, अपने पे डाउट तो होना, ये तो हर किसी को होता है। ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा नहीं है, प्रिपरेशन कुछ नहीं है, और मैं 200 नंबर भी क्रॉस होंगे नहीं होंगे, 180 होंगे। क्योंकि मैंने कई बार बोला हुआ है, जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता कॉन्फिडेंस गड्ढे में रहता है, तो वहाँ से निकाल के लाना है। एक बार जहाँ आपका एक पेपर क्लियर हुआ ना, फिर धीरे धीरे सारे पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अंडर कॉन्फिडेंस मत रहना, नहीं तो आप पेपर से मतलब एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले ही आप हार चुके हैं। अगर अंडर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना, नॉर्मल रहना, कॉन्फिडेंस में रहना कि हाँ भाई मेरी तैयारी अच्छी है, काफ़ी अच्छा पढ़ के आया हूँ मैं। 30 दिन की मैंने टारगेट सीरीज़ कंप्लीट की है, बड़े अच्छे से की है, बहुत पढ़ा हूँ। और ये डर होता ही है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था जब मेरा एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला। जब मेरा 1-2 एग्ज़ाम निकलने स्टार्ट हो गए, तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हाँ मेरे से कुछ हो जाएगा लाइफ में। तो ये सबके साथ होता है, इसका टेंशन ना लें। हो सके एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो 1-2 मिनट आपके थोड़ी नर्वसनेस रहेगी, तो ये सबके साथ होगा। तो फिर 1-2 मिनट बाद सब नॉर्मल हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये भी टाइम आने वाला है आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी 1-2 रात नींद भी नहीं आएगी आपको, है ना। तो ये भी टाइम आएगा। तो ये सब डर की वजह से होता है, और वो सबको ही होता है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जितना हो सके पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, और पढ़ते रहो यार। 25 दिन है, पढ़ते रहो। मिलता हूँ अगले टास्क में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ख्याल रखो और पढ़ते रहो। ठीक।